हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, चौथा जो है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, इसकी मेजबानी रिसेंट रिवील हुई है। अब देखिए, जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है उसका आयोजन अभी रिसेंटली फ्रांस के नीस शहर में आयोजन हुआ और उसका आयोजन जो है फ्रांस और कोस्टा रिका ने किया। तो उसी के सम्मेलन के अंत में इस महासागर की मेजबानी घोषित की गई। तो चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है चीन और दक्षिण कोरिया की मेजबानी में किया जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसे दी गई है? चीन और दक्षिण कोरिया। और तीसरे की मेजबानी की थी फ्रांस और कोस्टा रिका ने। इसके अलावा जो अपन ने इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ी वो था कि पंजाब में हाल ही में उद्योग क्रांति पहल की गई है। उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत की गई है। तो देखिए, जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करें तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है या जो मिल्क रेवोल्यूशन है, उसके अलावा जो है औद्योगिक क्रांति की राज्य स्तरीय जो पहल की शुरुआत की है वो पंजाब ने की है। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इस पंजाब है। इसका उद्देश्य है राज्य में उद्योग को प्रोत्साहन देना, निवेश को प्रोत्साहन देना। इसके तहत इन्होंने जो है राज्य में उद्योग करने की आसानी के लिए, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई योजनाएं, कई प्रावधान घोषित किए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर राज्य सरकार द्वारा 45 दिनों में अगर किसी उद्योग को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह की कई राज्य सरकार ने पहल की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हमने बात की थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है रिसेंटली जो है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के वैश्विक एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, वैश्विक राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पुर्तगाल के फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब देखिए, जो अपन ने और डिटेल में पढ़ा था कि जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका सऊदी अरब के रियाद में इस बार आयोजन होगा और यह पहला अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग पर आयोजित वर्ल्ड कप होगा। इसके अलावा हमने बात की थी डीएफसीसी बैंक की। तो देखिए, डीएफसीसी बैंक जो है ये श्रीलंका का बैंक है। और अभी डीएफसीसी बैंक भारत में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि देखिए, ये एनएसई आईएक्स पर सूचीबद्ध होने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट संस्था बना है। देखिए, एनएसई आईएक्स क्या है उसकी अपन थोड़ा समराइज में मैं बात करें तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज। ठीक है। तो ये जो है ये डीएफसीसी बैंक जो है भारत को जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी कहां पर है? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में स्थित है। और इस गिफ्ट सिटी में जो है यह एनएसई एक्सचेंज पर जो है सूचीबद्ध होने वाला पहला विदेशी संस्था बना है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गिफ्ट सिटी में एनएसई आईएक्स पर सूचीबद्ध होने वाला पहला विदेशी संस्था कौन सा बना है? डीएफसीसी बैंक। ये किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। तो आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करें तो वो देखिए, सूर्य के दक्षिणी ध्रुव का भी रिसेंटली तस्वीर जारी की है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो देखिए, अपन ने इससे पहले जो रेगुलर करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है कि जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश जो भारत बना था वो कई एग्जाम्स में पूछा गया था। तो उसी तरह जो है सूर्य के जो दक्षिणी ध्रुव की जो तस्वीर जारी करने वाली पहली बार जो तस्वीर जारी की गई है वह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की गई है। अब ये जो है ये एक मिशन के तहत जो ज्वाइंट मिशन था वो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का ज्वाइंट मिशन था। और ये प्रोमिनेंटली जो है ईएसए मतलब यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन था। तो इसने पहली बार इसकी तस्वीर जारी की है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में भारत जो सूर्य के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर किस एजेंसी द्वारा जारी की गई है? पहली बार जारी की गई तो ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके अलावा हमने लखनऊ अभी रिसेंट चर्चा में रहा। किस कारण से चर्चा में रहा? कि इसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है। अब देखिए, लखनऊ जो शहर है ये अपने खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मिठाइयाँ यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। तो जो इसके लिए गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में भारत के किस शहर को नामित किया गया है? तो उसका आंसर रहेगा लखनऊ। इसके अलावा हमने एक परियोजना अभी चर्चा में रही वो पढ़ी कि बेराबी सेरांग जो रेल परियोजना है ये रिसेंटली चर्चा में रही। क्यों रही? क्योंकि इस परियोजना के तहत जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है वह पहली बार जो है रेल नेटवर्क से जुड़ी। आप सब इस चीज से अवेयर होंगे कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य है वो पूरी तरह से अभी भी रेल नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वहां की जो है भौगोलिक संरचना, वहां पे जो
पहाड़ है, खाइयां हैं, तो वहां पे रेल कनेक्टिविटी प्रॉपर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये बेराबी सेरांग परियोजना के तहत मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, वो पहली बार जो है रेल नेटवर्क से जुड़ी है, इस कारण से चर्चा में रही। तो ये बेराबी सेरांग परियोजना किससे संबंधित है? मिजोरम से है। इसके तहत इसकी राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा था ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है वो है यूएनएचसीआर द्वारा जारी किया गया। यूएनएचसीआर ये शरणार्थियों से संबंधित यूएन का संगठन है। अब ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के तहत क्या है, इनमें जो है माइग्रेंट्स, जो विस्थापित लोग हैं और शरणार्थी है, उसके बारे में रिपोर्ट जारी की गई। तो इसके बारे में कहा गया कि इस रिपोर्ट के तहत जो है सर्वाधिक जो शरणार्थी है, जो सर्वाधिक विस्थापित लोग है, माइग्रेंट लोग है सर्वाधिक, वो किस देश में है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक जो माइग्रेंट लोग है, विस्थापित लोग हैं, वह है सूडान। और इसके अलावा जो है सर्वाधिक शरणार्थी, किस देश में सर्वाधिक शरणार्थी है अभी वर्तमान में? तो वह देश था ईरान। तो इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। तो इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखिए। जारी करने वाली एजेंसी यूएनएचसीआर है, सर्वाधिक जो विस्थापित लोग हुए वो सूडान में हुए, और सर्वाधिक शरणार्थी जो है वह ईरान में है। इसके अलावा हमने पढ़ा था विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह जो है रक्तदान करने वाले जो है ब्लड डोनर्स को जागरूक करने के लिए और ब्लड डोनर्स के सम्मान के लिए और लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इसके बाद में हम लोग है जो दिल्ली न्यूज, जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो नरेंद्र मोदी अभी रिसेंटली चर्चा में रहे। किस कारण से? क्योंकि ये 3 देशों की यात्रा पर है, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। तो रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की यात्रा पर थे। साइप्रस जो है देखिए यूरोप में है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साइप्रस जो है यूरोपीय संघ में शामिल है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है। और अभी चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि साइप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, इस कारण से चर्चा में रहे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो साइप्रस उसका आंसर रहेगा। अब देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्हें टोटल जो है 23 विदेशी नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो अभी तक जो है प्रधानमंत्री टोटल जो है 23 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके जो कंट्री का पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किस नाम से जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम का ध्यान रखना है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस इससे सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? देखिए आपको इस नाम का ध्यान रखना है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, इससे सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? साइप्रस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कौन से देश ने सम्मानित किया गया, और सर्वोच्च सम्मान का भी नाम जरूर ध्यान रखें। जो सेंट्रल लेवल की कई एग्जाम से उसमें सर्वोच्च सम्मान के बारे में भी पूछा गया है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने बात की कि देखिए अभी 3 देशों के दौरे पर है, साइप्रस पहुंचे, ये अपन ने बात कर ली। अब देखिए साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कौन कौन से थे? एक तो है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित एक समझौता था, तो और साइबर स्टॉक एक्सचेंज के बीच में समझौता हुआ। इसके अलावा जो है वो यूपीआई सिस्टम जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस सिस्टम से संबंधित जो है वो साइप्रस में लागू किया जाएगा। तो इस संदर्भ में भी समझौता किया। अब देखिए साइप्रस अभी रिसेंट चर्चा में क्यों है उसके बारे में बात करें। साइप्रस भारत के लिए क्या उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। साइप्रस जो है वह तुर्की का पड़ोसी देश है, जिस तरह अपना पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के जिस तरह से तनावपूर्ण रिश्ते रहते हैं, उसी तरह से तुर्की और साइप्रस के बीच भी तनावपूर्ण रिश्ते रहते हैं। तो अभी जो रिसेंट जो पहलगाम हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो एक तरह से तुर्की को कूटनीतिक संदेश देने के लिए या उसको प्रत्युत्तर, उसको जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस का दौरा किया। साइप्रस जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा देश है, एक तरह से एक दिल्ली के जितना शहर, दिल्ली के क्षेत्रफल जितना शहर है, लेकिन जो है इकोनॉमिकली और इसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और अभी 2026 में जो है वह यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष भी बनेगा और नाटो में भी शामिल। तो साइप्रस जो है रणनीतिक दृष्टि से भारत का लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा चर्चा में रही, और प्रधानमंत्री मोदी जो है यह साइप्रस का दौरा करने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री है। इससे पहले जो है इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस का दौरा किया था। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा जो है
कनाडा में G7 समिट हो रहा है, हमने बात की थी अल्बर्टा के कंसांस्किस में अभी G7 का आयोजन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज उसका आयोजन, आज नरेंद्र मोदी उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा जो है क्रोएशिया भी नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा, तो क्रोएशिया देश जाने वाले प्रधानमंत्री जो है मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे। तो आगे हम लोग बात करें, देखिए तो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में अभी रिसेंट जो है डाटा आया है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में जो है मिनिस्टर ने ये मंत्रालय ने ये डाटा जारी किया है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो 2024 तक जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो कितनी बढ़ गई है, 46.42 गीगावाट से 25 में 51.5 गीगावाट हो गई है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्तमान में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है, तो 51.5 गीगावाट इसकी भारत की पवन ऊर्जा क्षमता हो गई। इसके अलावा जो है वार्षिक वृद्धि 10.5% हुई। अब पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। और इस पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में विश्व में पहला स्थान है चीन का। तो चीन, अमेरिका, जर्मनी, इसके बाद जो है भारत का स्थान है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो पवन ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी हो गई है, वर्तमान में 51.4 हो गई है, और 51.5 हो गई है। और इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो है भारत का चौथा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। इसके अलावा अपन बात करें तो देखिए शीर्ष राज्य, सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता किसकी है, किस राज्य की है, तो गुजरात की है। और सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य की हुई है, कर्नाटक की। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ये जो इससे संबंधित जो डाटा है ये कब जारी किया गया, 15 जून को, वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस के अवसर पर। तो देखिए इस स्लाइड में जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए हमारा जो न्यूज वाइज पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव है बच्चों को, वो ये है कि देखिए हम लोग क्वेश्चन वाइज अगर करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्लाइड वाइज अगर बताएं तो इस न्यूज में जो है इस स्लाइड में आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस तरह से, वो आपको मैं बात करूं कि जैसे एक बार रिवाइज करा देता हूं कि भारत की 2025 में पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई, 51.5। पवन ऊर्जा के संदर्भ में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, चौथा। पवन ऊर्जा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर कौन सा देश है, चीन। इसके अलावा अपन बात करें पवन ऊर्जा क्षमता किस राज्य की सर्वाधिक है, तो गुजरात। 2024-25 में पवन ऊर्जा क्षमता में किस राज्य की सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो कर्नाटक। और वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून को। तो यहां से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कवर हुए हैं इस सिर्फ एक स्लाइड से। तो आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है ISSF वर्ल्ड कप के बारे में है। ये अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो मेडलिस्ट थे भारत के। तो ये जो ISSF वर्ल्ड कप का जो चरण है म्यूनिक में, ये चरण पूरा हुआ, इसकी कंप्लीट अपन डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ISSF वर्ल्ड कप जो है अभी म्यूनिक, जर्मनी के म्यूनिक शहर में इसका आयोजन हुआ। और इसमें जो है भारत टॉप मेडल पर मेडल टैली, पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा, कितने पदक जीते, उसके बारे में हम बात करें तो देखिए भारत का जो है पदक तालिका में तीसरा स्थान रहा। भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 कांस्य थे। हमने लास्ट क्लास में ही इसके जो है 3 मेडल्स के बारे में डिस्कस किया, एक तो गोल्ड और 2 कांस्य। तो अभी इसमें एक और पदक ऐड हुआ है जो मिश्रित स्पर्धा में हुआ है, मिक्स गेम में हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए गोल्ड मेडल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, सुरुचि सिंह के बारे में। सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसके अलावा जो है ये कल ही इन्होंने आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता, इन्होंने मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने कुल 2 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते। 2 कांस्य पदक के बारे में अपन ने पहले बात की, सिफ्ट कौर सामरा और एलावेनिल वलारमिन, इन्होंने कांस्य पदक जीते। तो यहाँ पे इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ आयोजित हुआ, म्यूनिक शहर में। और इस पदक तालिका में इस वर्ल्ड कप में भारत का कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान। भारत ने कितने पदक जीते, तो 4 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य। स्वर्ण पदक में किस ने जीता, सुरुचि सिंह। और इसके अलावा जो मिक्स स्पर्धा में जीता आर्य बोरसे और अर्जुन बाबूता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा 2 कांस्य पदक अपन ने पहले ही डिस्कस किए, एक तो सिफ्ट कौर सामरा और एलावेनिन वलारविन, इन्होंने कांस्य पदक जीते। अब जो ISSF की वर्ल्ड कप की ये जो निशानेबाजी की जो वर्ल्ड कप है, ये 4-5 चरणों में होता है। तो यहाँ पे जो है इसका अगला चरण जो है यह आपके निगम्बो चीन में आयोजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है AI विमान दुर्घटना से संबंधित है। तो AI विमान दुर्घटना से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है अपने लिए, देखिए जैसे एयर इंडिया का जो विमान है AI-171, ये 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जाने वाली फ्लाइट थी ये।
तो इस बारे में जो है स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष के बारे में जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। तो इसका जो स्वतंत्र जांच समिति है इसका अध्यक्षता कौन करेगा, गोविंद मोहन करेंगे, भारत के केंद्रीय गृह सचिव है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हाल ही में जो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसकी स्वतंत्र जांच समिति की अध्यक्षता जो है वो कौन करेंगे, केंद्रीय गृह सचिव सेंट्रल होम सेक्रेटरी जो है गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो पूर्ण रूप से इसका अलग से जांच करेगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भारत के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू, ये आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु देशम पार्टी से है, ये सांसद है और यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो है 113वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है, इसका आयोजन अभी रिसेंट हुआ। 113वां जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है इसका आयोजन जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ। तो पहली चीज जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपकी ये पूछी जा सकती है कि हाल ही में 113वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ हुआ, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका आयोजन हुआ। अब इसके बारे में, इसका आयोजक कौन है, ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन करता है। डेट आपकी जनरली नहीं पूछी जाती है। अब देखिए भारत ने इनमें क्या क्या हाइलाइट्स दी, इस सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया, मनसुख मंडाविया ने इसमें भाग लिया प्रतिनिधि के रूप में भारत के। अब इन्होंने, भारत ने क्या क्या हाईलाइट किया उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए भारत ने जो है 30 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया है ई श्रम पोर्टल पर। भारत सरकार ने एक पोर्टल विकसित किया है ई श्रम पोर्टल। तो भारत सरकार ने इस सम्मेलन में हाईलाइट किया कि भारत के 30 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण इसमें पोर्टल में किया गया है। इसके अलावा जो है भारत की जो बेरोजगारी दर है वह भी घटकर 3.21% हो गई है। इसके अलावा जो है अपन ने ये लास्ट में अभी रिसेंट अपन ने इसका डिस्कस किया था सामाजिक सुरक्षा कवरेज के बारे में। अपन ने 2-3 क्लास पहले ही डिस्कस किया था कि ILO स्टेट नामक एक रिपोर्ट आई, उसमें यह कहा गया कि भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वह अभी वर्तमान में 64.3% हो गई। और भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज में टोटल कितने लोग हैं, 94 करोड़ इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा कवरेज में शामिल है। और यह वैश्विक स्तर पर भारत इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। तो ये भारत ने ये चीजें हाईलाइट की। इसके अलावा जो है भारत ने एक चीज और बताई कि 2025 का जो सामाजिक सुरक्षा डाटा है वो ILO स्टेट डेटाबेस जो है, ILO का एक डेटाबेस है ILO स्टेट नामक, तो उसमें जो अपडेट करने वाला, जो अपलोड करने वाला सामाजिक सुरक्षा डाटा अपलोड करने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, तो ये चीज इससे इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है वह है भारत का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र। देखिए अपन इसके बारे में बात करें, एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र क्या है, तो देखिए जो है भारत सरकार में अभी भारत में अभी रिसेंटली चेन्नई में जो है इस केंद्र का उद्घाटन किया गया, इस केंद्र की शुरुआत की गई है। अब ये क्या है, इसके तहत क्या है, इस केंद्र में जो है एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित जो है वह ड्रोन विकसित किए जाएंगे, ड्रोन विनिर्मित किए जाएंगे, तो वो पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। तो और ये इसका विकास, इन ड्रोन का विकास किसके द्वारा किया जाएगा, गरुड़ एरोस्पेस कंपनी द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में भारत का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां शुरू किया गया है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू किया गया। किसने शुरू किया, गरुड़ एरोस्पेस ने इसे शुरू किया है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि भाई देखिए ये उद्घाटन कौन किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कहां पे शुरू हुआ है, चेन्नई में, और इसमें क्या क्या होगा इस केंद्र में उसके बारे में थोड़ा बात करें तो देखिए इसमें जो है इसके तहत, इस केंद्र के तहत जो है 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित होंगे। और इसके अलावा जो है इन एग्रीकल्चर ड्रोन जो है, एग्री ड्रोन को चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के तहत। और इसमें जो है जो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव है केंद्र सरकार का, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र कहाँ शुरू किया गया, चेन्नई में। किसने शुरू किया है, किसने इस सेंटर को विकसित किया, गरुड़ एरोस्पेस। इसमें 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। ये ड्रोन दीदी में भी, इनिशिएटिव में भी कार्य करेगा, और ये जो है ड्रोन संचालकों, जो महिलाओं को, उनको प्रशिक्षण भी देगा। तो ये चीजें इस न्यूज से इंपॉर्टेंट है आपके। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो देखिए भारत की जनगणना के संदर्भ में जो है अभी अधिसूचना जारी की गई है, उसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए 16 जून को अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत क्या है कि इस अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि जो जनगणना है
ये 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। इस जनगणना में 34 लाख कर्मचारी और 1.3 लाख अधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो अपन बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले तो 2 चरणों में जनगणना होगी। पहली तो हाउस लिस्टिंग होगी। हाउस लिस्टिंग मतलब घर के बारे में कि शौचालय कितने हैं, किस स्थिति में घर है, उसके बारे में बात होगी। उसके बाद जो है जनसंख्या की गणना होगी। अब ये क्या है कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना हो रही है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है और 30 अप्रैल को रिसेंट केंद्र सरकार ने यह घोषित भी किया कि यहाँ भारत में जातिगत जनगणना भी होगी। तो भारत में जातिगत जनगणना भी डिजिटल होगी और पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। जनगणना से क्या फायदा होगा, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बात करें तो जो इस जनगणना से परिसीमन भी होगा। जो लोकसभा राज्यसभा में जो सीटें हैं उनको भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा, सीटें भी बढ़ेगी जनसंख्या के अनुसार। इसके अलावा जो है पॉलिसी मेकिंग, योजना निर्माण में भी जनसंख्या कारगर सिद्ध होती है। और सामाजिक न्याय मतलब जो वंचित वर्ग, कौन सा वर्ग जो है, कौन सा समुदाय वंचित है, उसके बारे में भी इससे प्रभावी जानकारी मिल सकेगी। तो हमने बात की कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए जो है अभी रिसेंट चर्चा में रही है ब्लेज मेट्रेवली। ब्लेज मेट्रेवली महिला है, ये किस कारण से चर्चा में रही कि ये ब्रिटेन की जो है यूनाइटेड किंगडम की जो खुफिया एजेंसी MI6, तो MI6 की जो है ये पहली महिला प्रमुख बनी है। ठीक है, MI6 जो है ये यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खुफिया एजेंसी है, इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है। तो इंटरनेशनल जो पर्सन इन न्यूज या अंतरराष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बहुत रेयर केसेस होते हैं कि खुफिया संस्था की प्रमुख महिला बनती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक तो इसके बारे में कि भाई MI6 किस देश से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम, और ब्लेज मेट्रेवली इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है। इसके अलावा देखिए जो भी अगर कोई पहली महिला इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे होता है वो आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए जैसे रिसेंट अभी जो है USA में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे जनवरी में, 20 जनवरी को, तो उस दौरान भी जो है तुलसी गेबार्ड जो भारतीय मूल की महिला है वो USA में नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वहां की जो खुफिया एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसकी प्रमुख बनी। इसके अलावा जो भारतीय मूल के कश्यप पटेल या काश पटेल है वो वहां की FBI के प्रमुख बने। तो इस तरह से जो भारतीय मूल के लोग या पहली महिला प्रमुख है तो उसके बारे में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ब्लेज मेट्रेवली जो है वो यूनाइटेड किंगडम की जो अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है MI6, तो उसकी पहली महिला प्रमुख बनी है, इसके बारे में ध्यान रखना है। यह इससे पहले जो है यह प्रौद्योगिकी और नवाचार, MI6 की प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की डायरेक्टर थी और इन्हें पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। तो ये चीज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करें तो देखिए ये जो न्यूज़ है आज की इतनी ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा जो है आपको जो वीकली इसका करंट अफेयर्स की क्विज है उसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सजेशंस है कि हमें इस क्लास को और प्रोडक्टिव बनाया जा सके आपके लिए, तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू एवरीवन।